Hi everyone, I hope you all are well. In this video, we are going to discuss state jurisdiction with the help of notes. So firstly, we will discuss टेरिटरी अपने स्टेट में रूल्स एंड रेगुलेशन किस हद तक बना सकती है, क्या उसमें इंटरनेशनल लॉ की इंटरफेरेंस है. सेकेंडली, हाई सीज जो किसी भी स्टेट की सोवरेनिटी के अंडर नहीं आते हैं, वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा. थर्डली, आउटर स्पेस एंड एंटार्क्टिका which cannot be claimed its territory by any state. So how the rules and regulations governed there? We will discuss all these things with the help of notes. सबसे पहले स्टेट जुरिस्डिक्शन. स्टेट जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि स्टेट की कंप्लीट सोवरेनिटी है अपनी टेरिटरी के ऊपर. वो कोई भी रूल्स रेगुलेशन बना सकती है उस टेरिटरी को लेके, चाहे वो सिविल हो या फिर क्रिमिनल. एक स्टेट जो है दूसरी स्टेट की सोवरेनिटी नहीं तोड़ सकती, उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती है. अगर दूसरी स्टेट अलाउ करेगी तभी वो उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं. जुरिस्डिक्शन जो होती है स्टेट की वो दो तरीके की हो सकती है. फर्स्ट टेरिटोरियल एंड द सेकेंड वन इज़ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल. टेरिटोरियल का मतलब है जहाँ पर एक स्टेट की कंप्लीट सोवरेनिटी है, जहाँ पर वो अपने रूल्स रेगुलेशंस खुद बना सकते हैं. सेकंड जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, इसका मतलब उनकी टेरिटरी के बाहर जो प्लेसेस हैं वहाँ पर स्टेट कैसे रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी, जैसे कि हाई सीज़ है, अंटार्कटिका है, आउटर स्पेस है. नाउ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, स्टेट का वो एरिया जो कंप्लीट उसके अंडर आता है उसको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं, जहाँ पर स्टेट सिविल और क्रिमिनल दोनों लॉज बना सकते हैं, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से हो या किसी भी थिंग से हो जो उनकी टेरिटरी के अंदर आते हैं. दैट इज़ टू बी कॉल्ड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. अकॉर्डिंग टू केल्सन, उन्होंने डेफिनेशन दी है कि टेरिटरी जो है ना ही एक थिंग है, ना ही कोई स्पेशल लैंड है, ना एक लैंड का पीस है. ये एक एरिया है जो इंटरनेशनल लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है. स्टेट हैज़ अ पावर टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स. नाउ सिविल जुरिस्डिक्शन, एक स्टेट जो है कम्प्लीटली फ्री है सिविल केसेस में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए. जो पर्सन्स उनकी टेरिटरी में होंगे, जो उनके सिटीजन्स होंगे, उन पे वो रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं बिना किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट की इंटरफेरेंस के. इवन जो एलियंस या फॉरेनर्स हैं उनकी टेरिटरी में हैं और सिविल केस में इन्वॉल्व हैं, तो उन पर भी वो स्टेट जो है एक्शन ले सकती है. अब इसके लिए एक्सेप्शन है. फर्स्ट, सम स्पेशल इम्यूनिटी. तो अगर किसी के पास स्पेशल इम्यूनिटी है तब वो स्टेट जो है उस पर एक्शन नहीं ले सकती. फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्लोमेटिक एजेंट्स जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो वे इम्यून होते हैं, तो उन पे केसेस नहीं चलाए जा सकते. एंड द सेकेंड इज़ लोकल लॉ इज़ नॉट इन कन्फर्मिटी विद द इंटरनेशनल लॉ. जब लोकल लॉ यानी कि म्यूनसिपल लॉ जो है इंटरनेशनल लॉ के एंगेंस्ट जाए, जब हम बात करते हैं जीनोसाइड की, ह्यूमन राइट्स की, एनवायरनमेंट लॉज के वायलेशन की, तो हो सकता है कुछ केसेस में दोनों लॉज जो हैं अगेंस्ट हो एक दूसरे के, तब भी सिविल केसेस में स्टेट की कंप्लीट सोवरेनिटी नहीं होती है. अगर कोई फॉरेनर पर्सन या फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व है किसी भी सिविल केस के अंदर, तो एक स्टेट जो है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का इस्तेमाल कर सकती है उसको रूल्स रेगुलेशन के अंडर लाने के लिए. अब एलियंस जो हैं या फॉरेनर्स जो हैं उन पे दो जुरिस्डिक्शंस लग सकती हैं. एक जहाँ पर वो उस टाइम है जिस टेरिटरी में, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सुप्रीमेसी. एंड द सेकंड जहाँ से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल सुप्रीमेसी. तो दो लोग जो है उस पर जुरिस्डिक्शन लगा सकते हैं या उनके रूल्स रेगुलेशंस उन पे लग सकते हैं. नाउ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, नेशनल कोड्स ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स के अंदर 5 प्रिंसिपल्स आते हैं जिसमें कोई भी स्टेट आज के टाइम में क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन को क्लेम कर सकते हैं. ये 5 प्रिंसिपल्स हैं: टेरिटोरियलिटी प्रिंसिपल, एक्टिव नेशनैलिटी प्रिंसिपल,
पैसिव नेशनैलिटी प्रिंसिपल, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल and universality principle. We will discuss all these words one by one. Now the first one is territoriality principle. According to this, कोई भी जगह जहाँ पर ऑफेंस हुआ है उस टेरिटरी का कंप्लीट राइट है उस पर एक्शन लेने का. सो स्टेट जो है उस पर्सन को पनिश कर सकती है, चाहे वो नेशनल हो चाहे एलियन. बट उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसकी टेरिटरी के अंदर वो क्राइम होना चाहिए. अगर वो टेरिटरी के बाहर है तब वो उस पर एक्शन नहीं ले सकते. अब ऐसा ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत सारी स्टेट्स फॉलो करती हैं, जैसे यूके एंड यूएसए. अब प्रॉब्लम तब अराइज़ होगा अगर जो क्राइम है उसकी प्लानिंग एक स्टेट में हुई है और उसको एग्जीक्यूट किसी और दूसरे स्टेट में किया गया है. अब जिसकी वजह से ये प्रिंसिपल आगे दो कैटेगरीज़ में डिवाइड होता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव टेरिटोरियल प्रिंसिपल का मतलब है जब क्राइम की प्लानिंग एक स्टेट में हुई है और उसका एग्जीक्यूशन उस टेरिटरी के बाहर हुआ है. सेकंड, ऑब्जेक्टिव टेरिटोरियल प्रिंसिपल का मतलब है उसकी प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन उसी एक ही स्टेट के अंदर हुआ है. एक्टिव नेशनैलिटी प्रिंसिपल, अगर कोई भी क्राइम किसी स्टेट के बाहर होता है इन दैट केस उसके नेशनल्स पे भी कुछ हद तक उस स्टेट का जुरिस्डिक्शन होता है. वो उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं. अगर उसकी स्टेट के सिटीजन्स किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व हैं उस कंट्री के बाहर किसी टेरिटरी में, तब भी वो स्टेट जो है उस पर अपना जुरिस्डिक्शन अप्लाई कर सकते हैं. इस तरीके के जुरिस्डिक्शन को कहते हैं नेशनैलिटी प्रिंसिपल. अब यहाँ पर दो जुरिस्डिक्शन जो हैं पैरेलल चलते हैं. द वन इज़ टेरिटोरियल एंड द सेकंड इज़ नेशनैलिटी. जहाँ पर वो क्राइम हुआ है वहाँ की टेरिटरी भी उस पर एक्शन लेगी, उनका भी उस पर राइट है, तो उसको बोलते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. और दूसरा, जिस कंट्री से वो नेशनल्स या सिटीजन्स स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो स्टेट भी उन पर एक्शंस ले सकती है. तो बहुत बार स्टेट्स जो हैं लिमिटेशंस लगाते हैं नेशनैलिटी प्रिंसिपल पे कि सिर्फ उस टेरिटरी का ही रूल होना चाहिए उस एक्शन उस क्राइम पे एक्शन लेने का, अगर वो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है. इट इज़ हेल्पफुल टू अवॉइड कन्फ्यूजन इन द इंटरनेशनल लॉ. बट नेशनैलिटी प्रिंसिपल प्लेज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब हर बार नेशनैलिटी प्रिंसिपल को भी इग्नोर करना इज़ नॉट राइट. वे कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर कोई भी टेरिटरी क्लेम नहीं कर सकता है. इन दैट केस तो वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा अगर उस एरिया में कोई क्राइम होता है. जैसे कि अंटार्कटिका, आउटर स्पेस, वहाँ पर कोई भी अपनी टेरिटरी क्लेम नहीं कर सकता है. तो वहाँ पर अगर कोई नेशनल कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है दैन नेशनैलिटी प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लाई होता है. वो कंट्री या वो स्टेट उस पे एक्शन ले सकते हैं. नाउ सी पार्ट, पैसिव नेशनैलिटी प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल स्टेट जो है अपनी जुरिस्डिक्शन यूज़ कर सकती है अगर उसका कोई भी नेशनल इंजर्ड हुआ है किसी भी ऑफेंस में, चाहे उस ऑफेंस को करने वाला कोई फॉरेनर ही क्यों ना हो, तब भी वो स्टेट जो है उस पर एक्शन ले सकती है. वो किसी भी नेशनैलिटी से बिलोंग करता हो, स्टेट उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर पनिश कर सकती है. अब ये जो नेशनैलिटी प्रिंसिपल है इसको बहुत सारी स्टेट्स फॉलो करती हैं, सच एज मैक्सिको, ब्राज़ील, टर्की एंड इटली. यूके एंड यूएसए इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं. नाउ डी, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल के हिसाब से स्टेट जो है अपनी जुरिस्डिक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर उनका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हैम्पर हुआ है या इंजर्ड हुआ है किसी भी ऑफेंस से. स्टेट जो है उन मैटर्स पे जुरिस्डिक्शन क्लेम करते हैं जिनकी वजह से उनकी इमेज टार्निश करने की कोशिश की गई है या फिर उनके बारे में बैड ओपिनियन बनाने की कोशिश की गई है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एक्ट हुआ कहाँ पर है और किसने वो एक्ट जो है कमिट किया है. दे ऑल्सो रेफ़र टू द एक्टिविटीज़ ऑफ नॉन नेशनल. तो उन स्टेट्स के हिसाब से ये नॉन नेशनल एक्टिविटीज़ हैं, मीन्स उनके सिटीजन्स ने ये एक्टिविटीज़ नहीं की हैं. मैनी स्टेट्स क्लेम जुरिस्डिक्शन की फ़ॉरेन जो है उन पर
उनका जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। तो फॉरेनर्स जो उनकी सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर को हैम्पर करने की कोशिश करते हैं, तो उन पर स्टेट्स जो हैं अपनी जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करके रूल्स रेगुलेशंस के अंडर उनको पनिश कर सकें। सच एक्ट्स इंक्लूड हाई ट्रेजन, फॉरेन बैंक नोट्स, मर्डर, एरिसन, लिबल एंड स्लैंडर। हाई ट्रेजन का मतलब है अपनी कंट्री को धोखा देना, एंड एरिसन का मतलब है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म करना। लाइबल का मतलब है किसी के खिलाफ स्टेटमेंट देना ताकि उसकी इमेज जो है वो टार्निश की जाए। स्लैंडर का मतलब है कि किसी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देना विच इज़ नॉट ट्रू। These states can exercise jurisdiction only when the foreigner after committing the crime is found in their territory. But ये जितनी भी states claim करती हैं कि हम action ले सकते हैं कि हमारे national interest को तोड़ने की कोशिश की गई है या हैम्पर करने की कोशिश की गई है, तो वो तभी एक्शन ले सकते हैं कि जिसने वो चीज़ की है और उनकी करने के बाद क्राइम वो उनकी टेरिटरी में प्रेजेंट है। जब तक वो प्रेजेंट है उनकी टेरिटरी में वो एक्शन लेंगे। जैसे ही वो उनकी टेरिटरी से बाहर चले जाएंगे तो उस पर्सन को ना ही वो अरेस्ट कर सकते हैं, ना ही समन भेज सकते हैं, ना ही वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एक्सेप्ट अगर उनको परमिशन मिली हो इंटरनेशनल लॉ से, कस्टम से, या कोई ऐसी उनके बीच में ट्रिटी हुई हो, तब वो उस पर अपने रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो पर्सन दूसरी स्टेट में चला जाता है तब वो स्टेट जो है उस पर अपना जुरिस्डिक्शन नहीं यूज़ कर सकती है। नाउ द लास्ट वन इज़ यूनिवर्सैलिटी प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर कोई भी ऑफेंस जो इंटरनेशनल ऑर्डर को ब्रेक करने की कोशिश करता है या उसको हार्म करने की कोशिश करता है और इट इज़ डेंजरस फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज अ होल, तो उसको इंटरनेशनल क्राइम्स के अंडर देखा जाता है और वो यूनिवर्सल कंसर्न है बिकॉज वो यूनिवर्सल पीस पे अटैक करता है और ये इंटरनेशनल लीगल सिस्टम के खिलाफ होता है। इस जुरिस्डिक्शन के अंदर ऑफेंस का नेचर देखा जाता है, ना कि उसकी नेशनैलिटी की वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। सच जुरिस्डिक्शन में बी एक्सरसाइज बाय एनी स्टेट इन ऑर्डर टू ट्राई अ पर्सन हु इज़ एलिज्ड टू हैव कमिटेड क्राइम्स। तो ये जो जुरिस्डिक्शन है कोई भी स्टेट यूज़ कर सकती है अगर किसी भी पर्सन ने यूनिवर्सल पीस एंड ऑर्डर को ब्रेक करने की कोशिश की है। सच क्राइम्स स्लेव ट्रेड, piracy, crime against humanity, genocide, terrorism, drug trafficking, hijacking, apartheid, attack on diplomat, taking of hostages, and torture. So these are the topics which are to be covered under universality principle, and this principle is dynamic in nature, which means new topics add on with the passage of time. नाउ लिमिटेशंस ऑन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटरी जो है कंप्लीट जुरिस्डिक्शन यूज़ नहीं कर सकती है अपनी टेरिटरी में, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है कुछ लिमिटेशंस लगाती हैं उन टेरिटरीज़ के ऊपर। Exclusive jurisdiction of a state within its own territory is not absolute. Certain limitations have been imposed upon the rules of territorial jurisdiction. सो फर्स्ट वन इज़ डिप्लोमेटिक एजेंट्स। डिप्लोमेटिक एजेंट्स जो एक स्टेट दूसरी स्टेट में भेजती है, तो ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक वो ऑफिस में होते हैं, वो एग्जेम्प्टेड हैं क्रिमिनल और सिविल जुरिस्डिक्शन से। उन पर कोई भी केस जो है वो स्टेट नहीं चला सकती है जब तक वो अपने ऑफिस में काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन ऑफ 1961, ये इम्यूनिटी सिर्फ डिप्लोमेटिक एजेंट को ही नहीं, उनकी फैमिली और उनके स्टाफ को भी मिलती है। नाउ द सेकेंड इज़ एम्बेसीज़। एम्बेसीज़ जो हेड ऑफिस होते हैं किसी भी स्टेट के दूसरी स्टेट के अंदर, वो भी इम्यून होते हैं एक स्टेट की जुरिस्डिक्शन से। जो भी स्टेट के ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, वो किसी भी एम्बेसी के अंदर बिना परमिशन या कंसेंट के एंटर नहीं कर सकते हैं।
नाउ द थर्ड वन इज़ फॉरेन सोवरेंस। तो कोई भी फॉरेन पर्सन जो किसी दूसरी स्टेट के अंदर है, जिसको एक स्टेट ने किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए वहाँ भेजा था, तो वो भी इम्यून होते हैं। ये एक एक्सेप्शन है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का, जिसके अंदर ना ही उन पर क्रिमिनल ना ही सिविल केस जो है चलाए जा सकते हैं। दे कैन नॉट बी स्यू इन डोमेस्टिक कोर्ट्स विदाउट देयर कंसेंट। उनकी मर्ज़ी के बगैर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है उस स्टेट के कोर्ट के अंदर। नाउ द फोर्थ वन इज़ प्रॉपर्टी ऑफ फॉरेन सोवरेंस। इवन जो प्रॉपर्टी होती है फॉरेन ऑफिसर्स की, वो भी स्टेट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। जब तक वो फॉरेन सोवरेन उस स्टेट की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, तब तक वो स्टेट जो है उस पर एक्शन नहीं ले सकती है। इवन वो जो प्रॉपर्टी है वो किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, तो वो भी स्टेट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है। नाउ द फिफ्थ वन इज़ फॉरेन आर्म्ड फोर्स। अगर कोई एक स्टेट अपनी आर्मी की फोर्सेस को दूसरी स्टेट के अंदर भेजती है फॉर एनी मिशन, तो यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सब्जेक्ट मैटर के अंदर आते हैं कि वो टेरिटरी का हिस्सा है और टेरिटरी से अभी बाहर कंट्री में किसी एक स्टेट में किसी पर्पस के लिए गए हैं और वो उसी स्टेट की जुरिस्डिक्शन के अंडर आएंगे। इन केस अगर वो क्राइम कमिटेड करते हैं अपनी टेरिटरी से बाहर, तब भी उनको कोई भी लोकल या फिर सिविल मिलिट्री अथॉरिटीज़ पनिश नहीं कर सकती हैं जहाँ पर उन्होंने क्राइम किया है। उनको सिर्फ पनिश कर सकती है उनकी होम स्टेट, जिन्होंने उसको भेजा था और जिनकी वजह से वो उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुए हैं। नाउ द लास्ट वन इज़ फॉरेन वॉरशिप्स एंड देयर क्रू। जो फॉरेन वॉरशिप है उसको फ्लोटिंग पोर्शन समझा जाता है उस फ्लैग स्टेट का, कि जिस स्टेट का उस वॉरशिप के ऊपर फ्लैग है वो उसका फ्लोटिंग पोर्शन है। सो उसके अंदर जो भी पर्सन्स हैं, गुड्स हैं, उस पे जुरिस्डिक्शन बनती है उस स्टेट की। और जब तक वो फॉरेन वाटर में है, हाई सीज़ में है, तो सिर्फ उस पे एक्शन ले सकती है उनकी फ्लैग स्टेट। बट इट डजेंट मीन दैट कि उसके अंदर जो सोल्जर्स हैं, आर्मी है, जो मैन ऑफ वॉर हैं, कैन डू व्हाट दे लाइक इन फॉरेन वाटर। उनको भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं इंटरनेशनल लॉज और कुछ लिटोरल स्टेट्स के। लिटोरल स्टेट्स कोस्टल स्टेट्स हैं जो कुछ हद तक जुरिस्डिक्शन क्लेम करते हैं हाई सीज़ के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि सैनिटेशन है, क्वारंटाइन है, कस्टम्स हैं, तो यहाँ वॉरशिप्स के मेंबर्स को ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। I think this is enough for this video. In part B, we will discuss state jurisdiction on high seas, Antarctica, outer space and aircraft. I hope you will find this video informative and these notes will be helpful for you. Thank you. Have a nice day.